एक बार फिर से आप सभी लोगों को अपने इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे भौतिकी के दूसरे चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, और इस चैप्टर से संबंधित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को देखे थे और हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताए थे, जिसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुछ लघुतरीय और कुछ दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न भी थे। यदि आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, इस चैप्टर पर इससे पहले 2 वीडियो और भी बन चुके हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा पार्ट वीडियो है। तो यदि अभी तक आप इसके पीछे के 2 भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के इसके पिछले 2 वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और बेसिक से ही आप इस चैप्टर को समझ पाइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किरण आरेख के बारे में। किरण आरेख कहने का मतलब होता है कि किसी वस्तु को हम लेंस के सामने कहां पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जैसे उत्तल लेंस के सामने हम लोग किसी वस्तु को कहां रखें और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अवतल लेंस के सामने हम लोग किसी वस्तु को कहां रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। इसी चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं प्रकाश के अपवर्तन के तीसरे पार्ट वीडियो में किरण आरेख के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो क्या होता है। ठीक है, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो अब समझिएगा, तो जब वस्तु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है, सबसे पहले तो देखेंगे कि काल्पनिक होगा। उसका प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक होगा। उसके बाद देखेंगे कि जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा होगा। वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो वस्तु की ओर ही उसका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग किसी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा और वस्तु की ओर ही होता है। फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, मतलब प्रकाशिक केंद्र इसका यहाँ पर होता है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर होता है और फोकस यहाँ होता है, और इन दोनों के बीच में आपका एक वस्तु रखा हुआ है। इसी का पूछ रहा है कि अगर प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हम लोग किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह सरल सूक्ष्मदर्शी की स्थिति है। मतलब जब सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाया जाता है तो इसी पर आधारित बनाया जाता है, उसे भी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। जब इस प्रकार का लेंस हम लोग बनाते हैं जिसमें वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो घड़ीसाज को छोटे छोटे पार्ट को देखने में, क्योंकि घड़ी में बहुत महीन महीन पार्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उस पार्ट को यह बड़ा करके दिखाता है। इसलिए जो घड़ीसाज होता है वह इसका उपयोग करता है, छोटे अक्षरों को बड़ा देखने में और हस्तरेखा देखने में। कहने का मतलब हुआ कि यह वस्तु को बड़ा कर देता है, वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के आकार को बड़ा कर देता है, जिससे देखने में ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। यदि उत्तल लेंस में, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में वस्तु को हम लोग को यदि फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जैसे यह कोई हमारा उत्तल लेंस हो गया, इसमें हम लोग यहाँ पर वस्तु को फोकस पर रखे हुए हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जब वस्तु लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, जब वस्तु लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और दूसरा नंबर, इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब जो है वो बहुत बड़ा बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। यदि हम लोग वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। यह जितने सारे भी किरण आरेख हैं सभी को आप ध्यान से समझिएगा
और अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इन सभी चीज़ों के बारे में और हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन में ये सभी चीज़ पूछे जाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, फेसबुक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से जा करके उन सारे ग्रुप्स में जुड़ जाइए और उस ग्रुप्स के माध्यम से भी आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में कि जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखा जाता है। 2f1 कहने का मतलब हुआ फोकस दूरी का दुगना, और f1 मतलब f1 और 2f1 के बीच अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है वो 2f और अनंत के बीच बनेगा। जैसे यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ से फोकस दूरी इतना है और 2f1 जितना दूरी इतना इधर है उतना ही दूरी इधर भी होगा, मतलब फोकस दूरी का दुगना। तो यदि हम फोकस दूरी पर और फोकस दूरी के जो दुगना दूरी होता है उन दोनों दूरी के बीच में यदि हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग किसी वस्तु को f1 और 2f1 के बीच रखते हैं तो वह उसका प्रतिबिंब जो है 2f और अनंत के बीच बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। अब हम लोग आगे देखेंगे फोर्थ नंबर कि जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो कहाँ बनता है। मतलब फोकस दूरी का दुगने जगह पर अगर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं 2f1 पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के बराबर। कहने का मतलब जितना बड़ा साइज वस्तु का रहेगा प्रतिबिंब में भी वह उतना ही बड़ा दिखाई देगा। तो यदि हम लोग किसी वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग ये नहीं जाने कि उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो 2f1 पर ही बनेगा। दर्पण के विपरीत साइड में उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और 2f1 पर ही, यदि हम लोग 2f1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी 2f1 पर ही बनेगा, लेकिन वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग यदि वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु को यदि हम 2f1 और अनंत के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस दूरी और मतलब f और 2f1 के बीच में बनेगा। देखिए यहाँ पर ये वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? f और 2f1 के बीच में। f यहाँ पर हो गया और 2f1 यहाँ पर हो गया, तो f और 2f1 के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक रहेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए अगला देखेंगे 6 नंबर कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। एक बात आप देख लीजिए, अनंत का सिंबल जो होता है वो इस प्रकार से होता है। अनंत का सिंबल इस प्रकार से होता है, मतलब 8 जो आप लिखते हैं 8 को आप पार करके लिख दीजिएगा तो यही आपका अनंत का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अनंत को आपको लिटा करके लिखना है, जिससे आपका 8 को आपको लिटा करके लिखना है, यही आपका अनंत का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है।
अब हम लोग आगे देखेंगे कि अवतल लेंस में बनने वाले किरण आरेख, अभी जो हम लोग ऊपर देख रहे थे वो सभी उत्तल लेंस में बन रहे थे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अवतल लेंस में बनने वाले किरण आरेख। तो अवतल लेंस में यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस का फिगर आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम आपको बताए थे कि अवतल लेंस का फिगर इस प्रकार से होता है, जिसका किनारे का भाग चौड़ा और बीच का भाग पतला रहे अवतल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस में जिसका किनारे का भाग पतला और बीच का भाग चौड़ा रहे उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा तथा फोकस पर बनता है। यदि हम लोग अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है वस्तु कहाँ पर रखा गया है कोई पता नहीं है, मतलब अनंत पर रखा गया है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर कि जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र पर रखा जाता है और अनंत के बीच में, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, एफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे उसके आगे। तो चलिए, यहां पर कहा गया है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको देखिए अब क्या करना है, इसको, यह लेंस का सूत्र है, इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से, अगर हमको फोकस निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए फोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल से भिन्न के घटाव के जैसा हम इसको सॉल्व करेंगे तो v और u का एलसीएम uv आ जाएगा, तो u माइनस v बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको उल्टा कर देंगे तो u इंटू वी बटा यू माइनस वी बराबर f, तो f बराबर हमारा यही सूत्र सामने निकल करके आता है। उसके बाद यहाँ पर आवर्धन का सूत्र दिया हुआ है जिसको आप लोग देख लेंगे, m बराबर v बटा यू। v कहने का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और u कहने का मतलब होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस में, यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को यदि आप समझ जाएंगे तो ही आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन पाएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। उत्तल लेंस में u बराबर निगेटिव, f बराबर पॉजिटिव और v बराबर पॉजिटिव, यह क्या दिया हुआ है। u कहने का मतलब होता है वस्तु की दूरी, मतलब अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी, उसमें अगर हमको -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी वस्तु की दूरी अगर हमारा 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यदि हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको इसको -25 लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है। अब फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो हमेशा u निगेटिव, f पॉजिटिव और v पॉजिटिव, मतलब उत्तल लेंस में सिर्फ u निगेटिव होता है और बाकी f और v पॉजिटिव होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि v निगेटिव कब होता है। ऐसे हम लोग यहाँ पर देखें कि v पॉजिटिव होता है, लेकिन v निगेटिव कब होता है, तो जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर रहता है तो v निगेटिव हो जाता है। ठीक है, जब वस्तु जो होता है, जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर होता है तो v निगेटिव हो जाता है। अब अवतल लेंस में हम लोग देखेंगे कि u निगेटिव होता है, v निगेटिव होता है और f भी निगेटिव होता है, मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों हमेशा निगेटिव में होता है अवतल लेंस में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बस सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि उत्तल लेंस में f और v पॉजिटिव होता है और बाकी सारे चीज निगेटिव होते हैं।
उत्तल लेंस में एफ और भी हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके अलावा यू, और अवतल लेंस में यू, भी और एफ तीनों निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां से देखेंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। यदि हमको v निकालना रहे तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए इधर 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u लिखा हुआ है। यदि हम लोग इधर v को अलग कर देंगे और माइनस 1/u को हम लोग दाहिने साइड लाएंगे तो यहाँ पर प्लस 1/u हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब हम लोग इसको सिंपल से भिन्न के जोड़ के जैसा सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर f और u का एलसीएम हो जाएगा u इंटू एफ, तो ऊपर में हो जाएगा u प्लस एफ। अब यहाँ पर लिख देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा v बराबर u इंटू एफ बटा u प्लस एफ। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। अब यदि लेंस के सूत्र से हमको u निकालने के लिए बोले कि लेंस का सूत्र का प्रयोग करके अब वस्तु की दूरी को निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेंस का सूत्र आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब हम लोग क्या करेंगे 1/v माइनस 1/f, मतलब इधर अगर 1/f प्लस में है तो इधर आकर के यार माइनस में हो जाएगा, और 1/u अगर इधर माइनस में है तो यह बराबर के दाहिनी साइड जा करके इधर पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको सिंपल से भिन्न के घटाव के जैसा, तो v और f का एलसीएम v इंटू एफ हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में f माइनस v बराबर 1/u। अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा f इंटू v बटा f माइनस v बराबर u। यही आपका सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र पर बिठा करके आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे लेंस सूत्र की सहायता से आवर्धन कैसे प्राप्त किया जाता है। लेंस सूत्र की सहायता से आवर्धन प्राप्त करने का क्या तरीका होता है, तो लेंस सूत्र को आप लोग जानते होंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बार बार हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लेंस सूत्र की सहायता से किस प्रकार हम लोग आवर्धन निकाल सकते हैं। तो लेंस सूत्र में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ v से गुना कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ यदि हम लोग v से गुना करेंगे तो 1 के जगह पर v आ जाएगा, तो v/v माइनस v/u बराबर v/f हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग v से गुना किए हैं। अब क्या हो जाएगा v/v यहाँ पर आया तो v/v बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं, माइनस v/u बराबर v/f, तो 1 माइनस m बराबर v/f। तो यहाँ पर m कैसे हुआ, हम आपको ऊपर बताए थे कि m बराबर v/u होता है, m बराबर v/u होता है, क्योंकि यह आवर्धन सूत्र होता है। ठीक है, तो m v/u बराबर हम लोग यहाँ पर m लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बराबर में लिखेंगे v/f, तो 1 माइनस m बराबर v/f। अब यदि हम लोग v/f को बराबर के बाएं साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस v/f बराबर m। ठीक है, 1 माइनस v/f बराबर m। अब यहां से हम लोग अगला नंबर देखेंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को अगर यदि हम लोग दोनों तरफ u से गुना करेंगे तो u/v माइनस u/u बराबर u/f हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा u/u आया तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो u/v माइनस 1 बराबर u/f। अब हम लोग इसको क्या करेंगे u/v बराबर u/f, तो इधर का रहने देंगे और इधर माइनस 1 जो यहाँ पर निगेटिव में है, यदि हम लोग इसको बराबर के दाहिने साइड लेकर के आएंगे तो यह पॉजिटिव में हो जाएगा, तो u/v बराबर u/f प्लस 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा u/v बराबर u प्लस f/f। तो यदि हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो v/u बराबर f/u प्लस f, तो v/u को आप जानते हैं कि इसको हम लोग m लिख सकते हैं, तो m बराबर f/u प्लस f। तो इसी प्रकार से लेंस सूत्र की सहायता से आवर्धन को निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखेंगे लेंस में चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी को लिखना है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि लेंस में चिन्ह परिपाटी क्या होता है। इसमें सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। लेंस में यदि चिन्ह परिपाटी को लिखना रहे तो इसमें सभी दूरियों को प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है।
इसमें प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है तथा प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक माना जाता है। प्रधान अक्ष के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी यदि लेंस रहता है उसके बीच से होकर जो रेखा गुजरती है उसी को हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग धनात्मक मानते हैं और प्रधान अक्ष के नीचे के भाग को हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। प्रकाशिक केंद्र के दाएं तरफ धनात्मक दूरी लिया जाता है तथा प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ ऋणात्मक दूरी लिया जाता है। प्रकाशिक केंद्र होता है, जैसे यह कोई लेंस हो गया, यहाँ पर आपका प्रकाशिक केंद्र होता है, तो इसके दाहिने तरफ मतलब इधर अगर दाहिने तरफ की बात करें तो धनात्मक दूरी और इसके बाएं तरफ की बात करें तो यह ऋणात्मक दूरी होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे लेंस की क्षमता क्या होता है, जिसको पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। तो लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेंस की क्षमता कहता है कि किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। याद रखिएगा, यह हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो डायऑप्टर, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसको ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। P बराबर 1/f, P बराबर 1/f जब मीटर में दिया हुआ रहे, और लेकिन जब P बराबर 100/f, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो P बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, क्योंकि हम लोग मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब F बराबर 1/p जब m में हो, F बराबर 1/p जब m में हो मतलब मीटर में हो, और F बराबर 100/p जब सेंटीमीटर में हो। F बराबर 100/p जब सेंटीमीटर में हो। इन चारों फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इससे आप क्या समझते हैं? यदि हम लोग को क्वेश्चन में पूछ दे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या मतलब हुआ, या फिर इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है कि हीरे का अपवर्तनांक यदि 2.42 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यह प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा तथा इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम में सघन होगा तथा इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। अब हम लोग अगला देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में सटाकर रखते हैं तो क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर f1 और f2 का एलसीएम लेंगे तो f1 इंटू f2 हो जाएगा, और ऊपर में f2 प्लस f1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं f बराबर f1 प्लस f2 बटा f1 इंटू f2। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यह मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में। तो यह हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो f बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो P बराबर 100/f हो जाता है। अभी आपको ऊपर 4 फॉर्मूला बताए थे, उसमें था P बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, तो P बराबर 100/f है, तो लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। तो P बराबर 100/f है, तो f का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है। f का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो 100/10 बराबर 10 डायऑप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता को हमेशा डायऑप्टर डी से सूचित किया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर डी लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10D। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब f बराबर हमारा 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करना है। तो f बराबर -25 हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है। -25 क्यों हुआ? क्योंकि हम आपको बताए थे कि अवतल लेंस में जितने सारे भी मान होते हैं, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, सभी निगेटिव में होते हैं। तो f बराबर -25, तो P बराबर 100/f हम आपको बताए हैं कि जब सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, तो 100/-25, इसलिए -4 डायऑप्टर इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, किसी लेंस की क्षमता -2 डायऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता, यहाँ पर क्षमता मतलब P बराबर दिया हुआ है और फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो P बराबर -2 डायऑप्टर दिया हुआ है, F बराबर 1/P हम आपको ऊपर फॉर्मूला बताए थे, तो बराबर 1/-2 हो जाएगा, क्योंकि 1/P, तो P की जगह हम लोग -2 लिखेंगे तो 1/-2 हमारा हो जाएगा। तो यदि हम लोग 1/-2 को लिखेंगे तो -0.5 मीटर लिख सकते हैं। अगर इसी को हम लोग दूसरे तरह से अगर सेंटीमीटर में निकालें तो P बराबर -2D, तो F बराबर 100/P होता है, तो 100/-2 इसलिए -50 सेंटीमीटर। यदि हम लोग मीटर में निकालेंगे तो -0.5, और यदि हम लोग सेंटीमीटर में निकालेंगे तो -50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 1/V - 1/U बराबर 1/F। उत्तल लेंस में इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और यहाँ से हम आपको अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।